नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये विलयन नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे द्रव्य विलयन। तो ध्यान से समझिए, द्रव्य विलयन किसे कहते हैं। तो द्रव्य विलयन क्या किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव हो और जो विलेय है वो गैस हो या ठोस हो या द्रव हो, उससे मतलब ही नहीं है। यानी विलेय कुछ भी हो सकता है और विलायक क्या होना चाहिए? द्रव ही होना चाहिए। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? द्रव्य विलयन। अब द्रव्य विलयन तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला, जैसा कि आप लोग जानते हैं, विलायक क्या हो? द्रव हो। विलायक तो हमेशा द्रव ही रहेगा। द्रव्य विलयन में विलायक तो हमेशा द्रव ही रहेगा। और विलेय क्या क्या हो सकता है? तो पहली कंडीशन हो सकती है कि विलायक गैस हो। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि विलेय भी द्रव हो। और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि विलेय क्या हो? ठोस हो। और इस आधार पर हमें तीन प्रकार प्राप्त होता है। द्रव्य विलयन तीन प्रकार के होते हैं। द्रव्य विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव हो। विलायक क्या हो? द्रव हो। विलायक द्रव हो। और विलेय गैस हो सकता है, विलेय द्रव भी हो सकता है और विलेय ठोस भी हो सकता है। और हमें यही द्रव्य विलयन केवल कक्षा 12 में इस सिलेबस में पूरा पढ़ना है। और यही पूरा पढ़ लीजिए तो ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म। अब द्रव प्लस गैस, इससे जो द्रव्य विलयन बनेगा, जो विलयन बन के तैयार होगा, इस विलयन से संबंधित एक नियम आपको पढ़ना है। उसे कहते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। द्रव प्लस द्रव से जो विलयन बन के तैयार होता है, इससे संबंधित जो नियम पढ़ना है उसे कहते हैं राउल्ट का नियम। और इसके बाद द्रव प्लस ठोस से जो बनकर तैयार होता है विलयन, इससे संबंधित हमें पढ़ना है अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म। अच्छा, अगर आप लोग एग्जाम्पल देखना चाहे तो एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें द्रव प्लस गैस हो? तो जैसे द्रव प्लस गैस का एग्जाम्पल हो, जैसे पानी ले लीजिए, पानी, और पानी में डाल दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल है जैसे सोडा वाटर। सोडा वाटर आप लोग जो शिकंजी पीते हैं, सोडा वाटर, ठीक है। तो पानी में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड घुला रहता है। तो पानी क्या है? द्रव है। और गैस क्या है? CO2 गैस है। तो इन दोनों से मिलकर जो सोडा वाटर बनता है, ये एक एग्जाम्पल है इस प्रकार का। और इस पर जो नियम लगेगा वो क्या लगेगा? हेनरी का नियम। ऐसे द्रव प्लस द्रव का अगर आप लोग एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल होगा इसका, जैसे पानी हो प्लस एल्कोहल हो। एल्कोहल, अब ये भी द्रव है, यानी द्रव विलायक भी है और विलेय भी द्रव है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये द्रव प्लस द्रव का एग्जाम्पल है और इसमें लगेगा राउल्ट का नियम। विलायक और इसका एग्जाम्पल अगर देखना हो तो जैसे पानी ले लीजिए, द्रव क्या हो? पानी, प्लस ठोस क्या हो? जैसे चीनी। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा अणुसंख्य गुणधर्म का। इस पर जो नियम लगेगा अणुसंख्य गुणधर्म। तो ये एग्जाम्पल भी हो गए। पानी क्या है? देखिए, पानी यहाँ भी है, पानी यहाँ भी है, पानी यहाँ भी है। विलायक हर जगह द्रव हो और विलेय क्या हो? गैस हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। अगर ये इन तीनों के बारे में अगर ठीक से पूरा पढ़ लीजिए तो क्या होगा? ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाएगा। अब चलिए एक एक करके हम इन तीनों को देखते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम समझना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मोल प्रभाज, जो कि इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया गया है। अगर आप लोग डिटेल में देखना चाहते हैं तो मोल प्रभाज पहले पढ़ लीजिए जाकर। मोल प्रभाज क्या होता है? तो कोई भी विलयन है, जैसे ये एक विलयन है, आपके पास एक विलयन है, इसमें एक पदार्थ डाला गया है ये और एक है बी, यानी यहां पर कुछ है, विलयन है एक, और ये विलयन किससे बना है? ये और बी से मिलकर ये विलयन बना हुआ है। ये विलयन ये और बी से मिलकर बना हुआ है। अब ये का मोल प्रभाज, ये का मोल प्रभाज मान लीजिए है 0.7 और बी का मोल प्रभाज है
0.3। तो ये मोल प्रभाज होता क्या है? तो मोल प्रभाज क्या होता है? किसी विलयन में किसी चीज का मोल प्रभाज हमें यह बताता है कि उस विलयन में उसकी कितनी मात्रा है। विलयन में जिस चीज का मोल प्रभाज ज्यादा होगा, समझ लीजिए उसकी मात्रा ज्यादा है। अब जैसे अच्छा, मोल प्रभाज, कोई विलयन बना हुआ है तो जितने चीजों से मिलकर कोई विलयन बना हुआ है उसका, उन सभी लोगों का मोल प्रभाज निकाल कर जोड़ देंगे तो हमेशा एक आएगा। जैसे मान लीजिए ये विलयन ये और बी से बना था, तो ये का मोल प्रभाज निकाल लीजिए और बी का मोल प्रभाज, तो जोड़ेंगे तो हमेशा एक आएगा। ऐसे ये बी सी से, तीन लोगों से अगर कोई बना है तो तीनों का, ए बी सी का, तीनों का अलग अलग मोल प्रभाज निकाल कर अगर जोड़ देंगे तो हमेशा 1 आएगा। तो ऐसे ही मान लीजिए ये का मोल प्रभाज है 0.7 और बी का मोल प्रभाज है 0.3। इसका मतलब क्या हुआ कि इस विलयन में ये की मात्रा ज्यादा है और बी की मात्रा कम है। इसका मतलब हुआ बी की मात्रा कम है, मतलब कि बी है विलेय और ये क्या है? विलायक। तो मतलब इतना ही है कि मोल प्रभाज क्या बताता है? किसी भी विलयन में कोई अवयव कितना ज्यादा है। जो ज्यादा होगा उसका मोल प्रभाज ज्यादा होगा, जो कम होगा उसका मोल प्रभाज भी कम होगा। अब हेनरी का नियम क्या कहता है? तो हेनरी का नियम क्या है? हेनरी के नियम को समझना है तो सबसे पहला चीज तो ये कि ये द्रव प्लस ठोस का एक वो है, द्रव प्लस गैस। अब द्रव क्या हो? विलायक। द्रव क्या होगा? विलायक। और गैस क्या होगा? विलेय। मतलब कि द्रव में गैस को मिक्स किया गया है। अब किसी द्रव में गैस को मिक्स करना हो तो कैसे मिक्स करते हैं? जैसे मान लीजिए कि देखिए, जैसे ये एक पानी की टंकी है और इस पानी की टंकी में यहां तक पानी भरा हुआ है, यहां तक पानी भरा है और यहां पर क्या है? यहां पर गैस का अणु फैला हुआ है। तो यहां पर गैस का अणु फैला हुआ है और थोड़ा बहुत गैस का अणु पानी के अंदर भी जाता रहेगा और आता रहेगा, हल्का फुल्का पानी के अंदर जाता रहेगा और आता रहेगा, और बाकी यहाँ स्पेस में फैला हुआ है और पिस्टन अभी ऊपर है। लेकिन जब आप पिस्टन को दबाएंगे तो जो यहाँ पर हवा में गैस है, ये गैस भी पानी के अंदर चला जाएगा और पानी के अंदर गैस की मात्रा बढ़ जाएगी। इस तरह से मतलब कि अगर हम गैस पर दाब लगाएं तो वो गैस पानी में जाना शुरू कर देता है, द्रव में जाना शुरू कर देता है, उसमें घुलना शुरू कर देता है। और जब गैस द्रव में घुलना शुरू कर देगा, यानी गैस की मात्रा द्रव में ज़्यादा होने लगेगी, और जब मात्रा ज़्यादा होने लगती है तो इसी को हम लोग कहते हैं मोल प्रभाज ज़्यादा हो रहा है। यानी मात्रा जिसकी ज़्यादा होगी उसी का मोल प्रभाज भी ज़्यादा होगा। मतलब कि जब हम द्रव पर दाब बढ़ाते हैं तो क्या होगा? हमारा गैस में गैस का मोल प्रभाज बढ़ने लगेगा, और दाब घटा देंगे तो मोल प्रभाज घट जाएगा। अब इसी तरह से देखिए, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा? गैस का मोल प्रभाज यानी इस विलयन में गैस का मोल प्रभाज क्या होगा? बढ़ने लगेगा। और अगर आप दाब घटा दें तो गैस का मोल प्रभाज भी, यानी गैस में निकलकर उड़ जाएगा। इस तरह से जैसे आप लोग सोडा वाटर पीते हैं, सोडा वाटर जैसे स्प्राइट है, थम्स अप है, ये सब पीते हैं, तो क्या है उसमें? वो द्रव होता है और उसमें गैस को ऐसे दबा कर उसमें मिक्स किया गया है। अब हम मान लीजिए स्प्राइट का बोतल लिए और उसको क्या करें? खोल कर और रख दीजिए। तो खोल कर जब रख देंगे तो क्या होगा? वो जब ढक्कन बंद है, जब उसका ढक्कन बंद है तो क्या है? दाब लगाकर वो बंद है, और जब आप ढक्कन खोल देंगे यानी दाब घट गया, और दाब घट गया तो वो गैस धीरे धीरे उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, वो कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे निकलकर उड़ जाएगा और केवल मीठा पानी बचेगा। तो इस तरह से तो हेनरी का नियम क्या है? सीधा सा, किसी गैस पर दाब बढ़ाने से, मतलब किसी गैस का दाब बढ़ाने से, किसी गैस का वाष्प दाब बढ़ाने से द्रव के ऊपर उसका मोल प्रभाज भी बढ़ जाता है। यानी दाब बढ़ाएंगे, अब दाब को मान लीजिए P से दर्शा लें, प्रोपोर्शनल को प्रोपोर्शनल, और गैस का मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज को यक्ष से दर्शाते हैं, और गैस है तो यहाँ गैस छोटा सा लिख दे रहे हैं,
तो ये होता है प्रोपोर्शनल, मतलब इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, इसको घटाओगे तो ये भी घटेगा, मतलब इसको घटाओ ये घटेगा, ये बढ़ाओ ये बढ़ेगा। अब देखिए प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई नियतांक आ जाता है, तो यहाँ जो नियतांक आता है उसका नाम है KH। तो प्रोपोर्शनल हटाए बराबर लगे KH आ गया, और यक्स गैस। अब ये यक्स गैस जो लिखा है ये क्या है, गैस का मोल प्रभाज, और ये KH क्या है, इसको कहते हैं हेनरी नियतांक। तो यही हेनरी का नियम हो गया। अब मैं भाषा लिख दे रहा हूं। स्थिर ताप पर, पहला चीज तो ये स्थिर ताप पर होना चाहिए, स्थिर ताप पर होना चाहिए। इसमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है आपको हेनरी के नियम में। देखिए सबसे पहला चीज तो मोल प्रभाज ध्यान से समझ लीजिए। मोल प्रभाज क्या होता है, कोई दो चीजों से मिलकर कोई विलयन बना है, तो इस विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी उसका मोल प्रभाज ज़्यादा होगा। अगर हम क्या करें, जैसे ये और बी से मिलकर ये बना हुआ है, अब हम B की मात्रा अगर बढ़ाते जाएं तो इसका मतलब B का मोल प्रभाज भी बढ़ता जाएगा। जिसकी मात्रा बढ़ती जाएगी उसका मोल प्रभाज भी बढ़ता जाएगा। मोल प्रभाज समझ में आ गया। अब देखिए हेनरी का नियम इतना ही है, जैसे मान लीजिए ये एक द्रव था, जो नीला वाला है ये द्रव है, और क्या है अभी ये पिस्टन कुछ ऊपर है। जब पिस्टन ऊपर है तो कुछ गैस वायुमंडल में हवा में है, देखिए ऊपर है कुछ गैस, जल के सतह के ऊपर कुछ गैस है, और जब पिस्टन को दबाया गया मतलब जल के सतह के कुछ ऊपर है और कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में जल के अंदर है, मतलब जल के अंदर अभी कम गैस है, यानी गैस का मोल प्रभाज कम है। लेकिन जैसे ही इस दाब को बढ़ाए, पिस्टन को नीचे किए, तो जो यहाँ पर गैस था वो गैस भी द्रव के अंदर चला गया, और द्रव के अंदर जब गैस चला गया और घुल गया इसमें, तो विलयन बना, तो द्रव में के अंदर अब गैस की मात्रा ज़्यादा हो गई, और गैस की मात्रा ज़्यादा हो गई, इसका मतलब उसका मोल प्रभाज बढ़ गया। मतलब कि दाब बढ़ाने से मोल प्रभाज बढ़ता है, किसका, गैस का द्रव के अंदर, और दाब घटाने से, अगर इस पिस्टन को हटा लिया जाए, पिस्टन को हटा लिया जाए, पूरा हटा लिया जाए, तो ये गैस धीरे 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 करके ये सारा का सारा गैस का पार्टिकल उड़ जाएगा। और फिर क्या होगा, जब गैस पूरा उड़ गया यानी गैस का मोल प्रभाज कम हो गया। तो दाब बढ़ाने से किसी द्रवीय विलयन में गैस का मोल प्रभाज कम होता है, दाब बढ़ाने से मोल प्रभाज बढ़ता है और घटाने से घट जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम बहुत सिंपल सा, गैस पर दाब बढ़ाने से गैसों का मोल प्रभाज द्रवीय विलयन में बढ़ जाता है, और गैस का दाब घटाने से मोल प्रभाज गैस का उस द्रव के अंदर कम हो जाएगा। तो ये हो गया हेनरी का नियम। अब हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं, उसको समझ लीजिए। तो क्या सीमाएं हैं, तो सबसे पहली सीमा है कि गैस ठंडा नहीं होना चाहिए, गैस बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। क्यों ना हो, देखिए किसी गैस को द्रव में बदलना हो तो क्या करते हैं, तो दो तरीके हैं। किसी गैस को द्रव में बदलने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है गैस को ठंडा कर दो। अगर कोई गैस है उसका टेम्परेचर घटा देंगे, उसको ठंडा कर देंगे, तो वो द्रव में बदल जाएगा। और दूसरा तरीका है गैस पर दाब डालो, उसको संपीड़ित करो, उसे दबाओ, तो गैस द्रव में बदल जाता है। जैसे गैस सिलेंडर, जो हमारे घर में एलपीजी गैस सिलेंडर यूज होता है, उस गैस सिलेंडर के अंदर गैस को बहुत ज़्यादा दबा दबा के भरा गया है, इसलिए गैस को हिलाकर देखेंगे तो उसमें द्रव जैसा छलकता हुआ कुछ मतलब लगेगा, महसूस होगा। क्यों, क्योंकि उसमें गैस भरा गया है, गैस भरा गया है, लेकिन इतना दबा दबा के भरा गया है कि गैस अंदर जाकर द्रव बन गया है। तो अगर हम बहुत ठंडा गैस होगा, अगर यहाँ पर बहुत ठंडा गैस होगा, तो जैसे ही दाब लगाएंगे तो ये गैस क्या करेगा, ये गैस द्रव में बदल जाएगा और द्रव द्रव का मिश्रण बन जाएगा। जबकि हेनरी का नियम किस पर लगता है, द्रव प्लस गैस पर लगता है। और गैस पर अगर दाब लगाने से, गैस अगर ठंडा है तो दाब लगाने से गैस क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा, और फिर द्रव द्रव का विलयनीय प्राप्त होगा। तो हेनरी का नियम ठीक से लग नहीं पाएगा। तो पहली सीमा है गैस बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। दूसरा चीज, गैस जिस आणविक अवस्था में ऐसे है, ऐसे ही गैस में द्रव में मिलने के बाद रहे। मतलब
यानी कि आयनित ना हो। जैसे मान लीजिए HCl गैस, अगर मान लीजिए ये HCl गैस मिलाएं पानी में, क्या करें HCl गैस मिलाएं, तो HCl गैस में हेनरी का नियम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पानी में अगर हम HCl गैस मिलाएंगे तो HCl क्या होगा, जैसे ही पानी के अंदर जाएगा ये H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, और जब H प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा तो इसके मोल प्रभाव तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मोलों की संख्या बढ़ जाएगी, एक अड़ुआ दो भाग में टूट गया। तो इसलिए तो पहला चीज, कोई ऐसा गैस ना हो जो क्या हो, टूट जाता हो, द्रव में जाकर टूट जाता हो, तो ऐसा कुछ ना हो, ऐसा कोई गैस ना हो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग इसका अनुप्रयोग सीखते हैं। चलिए हम लोग हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोग देखते हैं। तो सबसे पहला अनुप्रयोग है शीतल पेय। शीतल में पेय माने ठंडे पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बनाए रखने के लिए उच्च दाब पर सील किया जाता है। जैसे बोतल जो होता है, जो बोतल होते हैं, इन बोतलों को, जो बोतल होते हैं, इन बोतलों को बहुत उच्च दाब पर सील कर दिया जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर जा ना सके। जो द्रव के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ है ये जा ना सके। अगर हम क्या करें, इन ठंडे पेय को गिलास में डाल दें और कुछ देर के लिए रख दें, तो क्या होगा, तो सारा का सारा उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ है वो निकल कर उड़ जाएगा और केवल ठंडा पानी बचेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको उच्च दाब पर बहुत अच्छे से इसको सील करते हैं ताकि वो उसके अंदर घुला हुआ रहे। दूसरी चीज, ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के रक्त में, अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, जैसे यहाँ पर जमीन है और यहाँ पर एक पहाड़ है। अब एक आदमी इस जमीन पर खड़ा हुआ है और एक आदमी इस पहाड़ पर खड़ा हुआ है। अब क्या होगा, वायुमंडल मान लीजिए यहाँ तक है, तो ये बताइए इस आदमी के ऊपर ज़्यादा वायुमंडल है कि इस आदमी के अंदर वायुमंडल ज़्यादा है? अब इस आदमी के अंदर ऊपर वायुमंडल ज़्यादा है, तो जब इसके अंदर ऊपर वायुमंडल ज़्यादा है, तो ऊपर वायुमंडल ज़्यादा है यानी इस पर ज़्यादा वायुमंडलीय दाब लगेगा, और जब ज़्यादा दाब लगेगा तो जब ये सांस लेगा, जब ये आदमी सांस लेगा, जो नीचे है, जब ये सांस लेगा तो ऑक्सीजन की उचित मात्रा इसके खून में घुल पाएगी और इसका शरीर सुचारू रूप से चलेगा। जबकि जो आदमी ऊपर है इसके ऊपर वायुमंडलीय दाब कम लग रहा है, और जब दाब कम है तो हेनरी का नियम हमें यह बताता है कि अगर दाब कम होगा तो मोल प्रभाज गैस की कम होगी, गैस द्रव में कम घुलेगा। तो जब इसके ऊपर दाब कम है तो जब ये सांस लेगा तो जो ऑक्सीजन इसके अंदर जाएगा वो ऑक्सीजन इसके खून में ठीक से नहीं घुलेगा, क्योंकि दाब कम है। तो दाब कम है तो इसके खून में जो ऑक्सीजन ये लेगा वो ठीक से नहीं मिक्स होगा, और क्या होगा, इसे कमजोरी महसूस होगा। जब ऑक्सीजन ठीक से नहीं शरीर में पहुंचेगा तो कमजोरी महसूस होगा, और इसको एनॉक्सिया नाम के रोग के नाम से जानते हैं। ऊंचाई पर रहने वाले लोग के रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन ठीक से घुल नहीं पाता, क्योंकि दाब कम होता है। दाब कम होगा तो कम गैस घुलेगा। तीसरा चीज़ है गोताखोर वाला। तो गोताखोर वाला ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये पानी भरा हुआ है, ऐसे पानी है। अब मान लीजिए एक गोताखोर यहाँ पर तैर रहा है, एक गोताखोर यहाँ तैर रहा है और एक गोताखोर यहाँ पर तैर रहा है, एक गोताखोर यहाँ तैर रहा है। अब जो यहाँ पर तैर रहा है इसके ऊपर केवल और केवल वायुमंडलीय दाब लग रहा है, कम दाब लग रहा है, लेकिन जो गोताखोर बहुत ज़्यादा नीचे है इसके ऊपर वायुमंडल का दाब तो है ही, इतना सारा पानी का भी दाब हो गया, यानी दाब बहुत ज़्यादा हो गया। अब जब दाब बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, ये जितना ऑक्सीजन लेगा वो ऑक्सीजन पूरा का पूरा जाकर इसके खून में घुल जाएगा, और जब खून में बहुत ज़्यादा, इसके रक्त में बहुत ज़्यादा गैस घुल जाएगा तो उन गैस के बुलबुले बनने के डर रहते हैं। और अगर वो बुलबुला बन गया, अगर नसों के अंदर वायु का बुलबुला बन गया तो वो वायु का बुलबुला नस में दौड़ते दौड़ते कहीं फंस भी सकता है, और फंस जाएगा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए गोताखोर जब नीचे जाते हैं द्रव के अंदर तो इनके ऊपर दाब बहुत ज़्यादा होता है, जिससे इनके पीठ पर जो सिलेंडर है उसका गैस जब ये अंदर लेते हैं तो ये अंदर जाकर गैस बहुत ज़्यादा इनके शरीर में घुलने लगते हैं, जिससे इन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और वायु के इन बुलबुलों को बेड्स कहते हैं, जो कि नसों के अंदर बनते हैं।